मैं बाबर बोल रहा हूँ। मेरा पूरा नाम ज़हीर उद्दीन मोहम्मद था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। वो तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। बाबर का मूल मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था, पर उस कबीले के लोगों पर फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा उन्होंने तुर्किस्तान को अपना वासस्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी। सन 1494 में 12 वर्ष की आयु में उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया। 1496 में उसने उज़्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। इसी बीच जब वो समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तब उसके एक सैनिक सरगना ने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगना आ रहा था, तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथों से चले गए। सन 1501 में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया, पर जल्द ही उसे उज़्बेक खान मोहम्मद शैबानी ने हरा दिया और इस तरह समरकंद, जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी, उसके हाथों से फिर वापस निकल गया। फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले 3 सालों तक उसने अपनी सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस क्रम में उसने बड़ी मात्रा में बदखशान प्रांत के ताजिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। सन 1504 में हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नए साम्राज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे। कुछ दिनों के बाद उसने हेरात के एक तैमूरवंशी हुसैन बैकह, जो कि उसका दूर का रिश्तेदार भी था, के साथ मोहम्मद शायबानी के विरुद्ध सहयोग की संधि की। पर 1506 में हुसैन की मृत्यु के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उसने हेरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पर 2 महीनों के भीतर ही साधनों के अभाव में उसे हेरात छोड़ना पड़ा। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरगना ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे काबुल से भागना पड़ा। जल्द ही उसने काबुल पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इधर सन 1510 में फारस के शाह इस्माइल प्रथम, जो सफीवी वंश का शासक था, ने मोहम्मद शायबानी को हराकर उसकी हत्या कर डाली। इस स्थिति को देखकर बाबर ने हेरात पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद उसने शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशिया पर मिलकर आधिपत्य जमाने के लिए एक समझौता किया। शाह इस्माइल की मदद के बदले में उसने साफियों की श्रेष्ठता स्वीकार की। उसने शिया मुसलमानों के अनुरूप वस्त्र पहनना आरंभ किया। शाह इस्माइल के शासनकाल में फारस शिया मुसलमानों का गढ़ बन गया और वो अपने आप को 7वें शिया इमाम मूसा अल काजिम का वंशज मानता था। शाह की मदद से बाबर ने बुखारा पर चढ़ाई की। वहां पर बाबर एक तैमूरवंशी होने के कारण लोगों की नज़र में उज़्बेकों से मुक्तिदाता के रूप में देखा गया। इसके बाद फारस के शाह की मदद को अनावश्यक समझकर उसने शाह की सहायता लेनी बंद कर दी। अक्टूबर 1511 में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर उसे अपने अधीन कर लिया। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया। तैमूरलंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोदी राजवंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूरवंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूरवंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। 17 मार्च 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मुस्लिम यदुवंशी राजपूत, उस वक्त के मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था।
इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन और चंदेरी भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुस्लिमों से तमगा कर न लेने की भी घोषणा की। बाबर 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर राणा सांगा से युद्ध करने उतरा था। उसने राणा सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह राणा सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और राणा सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत के युद्ध की रणनीति का उपयोग करके बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। यही से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्म युद्ध नारा दिया। मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूरब में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफगान विद्रोहियों का दमन करेंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी का राजपूत शासक मेदिनी राय खंगार खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था और अब चंदेरी में राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था। बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था, अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वह मालवा तथा राजपूताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव है कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 की तारीख को घोषित किया, क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी की मुस्लिम जनता का जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी और जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। उसने मेदिनी राय खंगार के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। मेदिनी राय खंगार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर ने तोपखाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करें। बीच में महमूद लोदी बिहार पहुंच गया और उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। महमूद लोदी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उनसे युद्ध करने के बाद जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना, जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी। बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया। बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया, जो उस समय बिहार का शासक था, और उसे आदेश दिया कि वह शेर खां को अपना मंत्री रखें। बाबर का बेटा हुमायूं था। जब वो 22 वर्ष का था तब एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया। बड़े से बड़े वैद्य हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहता था। वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते नहीं देख पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की कि वो चाहे तो उसकी जान ले लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गया, बाबर बीमार होते गया। 1530 में हुमायूं जब पूरा ठीक हुआ, बाबर की मौत हो गई। बाबर का अफगानिस्तान ले जाकर अंतिम संस्कार हुआ।